हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स। एंड आज इस वीडियो में मैं तुम्हें डिटेल में समझाने वाली हूँ कि तुम्हें तुम्हारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तुम्हें उसको सॉल्व कैसे करना है। देखो ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत टिपिकल मैथमेटिक्स नहीं है कि बहुत लंबा कुछ होगा, नहीं। बहुत आसान दो चार तरीके हैं जिन तरीकों को अगर तुमने मास्टर कर लिया तुम आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आराम से तुम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जाम, क्योंकि अगर मैं और वाले क्वेश्चन मिला के एमसीक्यूज मिला के टोटल की बात करूं तो करीब करीब 15-20 नंबर का पेपर तो तुम्हें बेटा जी देखने को मिल जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स या फॉर्मूलाज के करीब आता है, फॉर्मूलाज के न्यूमेरिकल्स के ऊपर आता है। सो प्लीज बहुत ज्यादा अच्छे से पूरी की पूरी वीडियो को सुन लेना, समझ लेना और इसके बाद कुछ एक न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके देख लेना, जिसके ऊपर अगेन मैं बहुत ज्यादा जल्दी वीडियो लाने वाली हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम आज की वीडियो में समझते हैं कि कैसे तुम्हें सॉल्व करना है, क्या तुम्हारी अप्रोच होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम्हारी क्या अप्रोच होनी चाहिए उसको सॉल्व करने के। एंड अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, अगर तुम 3 में से 3 नहीं ला पा रहे हो तो एटलीस्ट 2 नंबर तो हर एक बच्चा ला सके तुम्हारे एमसीक्यूज में, तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में, जो भी तुम्हारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनमें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज देखो मैं यहाँ पे जो तुम्हें बोलने वाली हूँ कि देखो तुम कितना भी ट्राई कर लो, अगर तुम सोचो कि मुझे अपने आप से पढ़ना ना पड़े और कुछ रॉकेट साइंस हो जाए और मेरे नंबर आ जाए, वो नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज है कि तुम्हें जो फॉर्मूलाज हैं तुम्हें उनको लर्न करना ही पड़ेगा। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई टीचर तुम्हें हाथ पकड़ के कुछ करवा देगा, कुछ नहीं कोई कर सकता। तुम्हें अपने आप से बैठ के देखो, मैंने तुम्हें 5-7 पेजेस का एक पीडीएफ दिया है। ठीक है, अभी सुबह वीडियो आई है ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज के ऊपर, फॉर्मुला शीट है, टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया मैंने फॉर्मुला शीट, टेलीग्राम से तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हें उन फॉर्मुलाज को सबसे पहले लर्न करना पड़ेगा, चाहे 2 घंटे लगे चाहे 3 घंटे लगे, आई डोंट केयर। ठीक है, तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर तुम सोचो कि वो फॉर्मुलाज में लर्न ना करूं, अपने आप से हो जाए और कोई भी टीचर तुम्हें करा दे, आई कैन गारंटी दुनिया में कोई टीचर नहीं करा सकता तुम्हें जब तक तुमने वो फॉर्मुलाज याद नहीं किए। तो वो फॉर्मुलाज तुम्हें बाय हार्ट एक एक चीज याद होनी चाहिए। अगर मैं तुम्हें पूछूं एडी क्या है, एडी क्या है, एएस क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, इनकम मेथड में क्या ऐड करना है, एक्सपेंडिचर मेथड में क्या ऐड करना है, देखो मैं तुम्हें इतना गारंटी दे सकती हूँ कि जो मैंने तुम्हें पीडीएफ दिया है उस पीडीएफ से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। लेकिन वो पीडीएफ तो बेटा इन द फर्स्ट प्लेस तुम्हें खुद से घर पे बैठ के याद करना ही पड़ेगा, टिप्स पे याद करना पड़ेगा। तो अगर तुमने सबसे पहले फॉर्मूलाज नहीं याद किए तो प्लीज वो याद कर लो। उसके बाद मेजरली जो तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक तो ऑब्वियसली तुम्हें नेशनल इनकम में से देखने को मिलने वाला है और दूसरा जो तुम्हारा एडीएस वाला यूनिट है उसमें से देखने को मिलने वाला है। एडीएस वाले यूनिट में से तुम्हें कई बार 2 कई बार 3 न्यूमेरिकल देखने को मिल जाते हैं, 1-2 एमसीक्यू देखने को मिल जाते हैं, तो करीब करीब 10 नंबर का यूनिट आता है। 10 में से मोस्ट ऑफ द जो पार्ट होता है तुम्हारा और में आ जाता है। कई बार न्यूमेरिकल ऐसी बात नहीं है कि और में नहीं आता, ठीक है, और में आता है कई बार, बट अगर ये 10 नंबर का तुम्हारा यूनिट है तो उसमें से 5-7-8 नंबर का तुम्हें जो है न्यूमेरिकल पोर्शन देखने को मिल जाता है इंक्लूडिंग एमसीक्यू। ठीक है, तो इसको बेटा जी मास्टर करने के 2 ही तरीके हैं। सबसे पहली चीज तो तुम्हें फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा आसान फॉर्मूलाज है, बहुत ही ज्यादा, कोई साइन कॉस टैन थीटा नहीं लगता, बहुत आसान फॉर्मूलाज है। बस तुम फॉर्मूलाज को सबसे पहले याद करो। अगर तुमने फॉर्मूलाज याद कर लिए, 2 ही तरीके होते हैं मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के। जो भी एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज तो यूजुअली तुम्हारे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तुमसे सीधा फॉर्मूला ही लगाने को बोला जाता है। सिंपल फॉर्मूला में से ही कुछ ना कुछ होता है, फॉर्मूला से बाहर एमसीक्यू तो बनता ही नहीं है। अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल में तुम्हारे पास 2 ही तरीके आएंगे, जो लॉन्ग न्यूमेरिकल आएंगे 2 ही तरीकों से वो सॉल्व होता है मेनली। पहला होता है इक्विलिब्रियम अप्रोच से, ठीक है, और दूसरा तुम्हारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है तुम्हारे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की अप्रोच से। दूसरा तुम्हारे पास यहाँ पे होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की अप्रोच से। ठीक है, अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में तुम्हें देखो क्या करना है, तुम्हें पता है 2 तरीके हैं इक्विलिब्रियम के, या तो एडी इज इक्वल टू एएस होगा, ठीक है, या फिर एस इक्वल टू आई होगा। इन दोनों में से कोई एक टेक्निक तुम्हें अपनानी होगी और इक्विलिब्रियम निकाल के ही तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जब भी इक्विलिब्रियम की बात हो रही होगी तुम अपने आप से नहीं इक्विलिब्रियम की अप्रोच लगा सकते। क्वेश्चन बोलेगा इक्विलिब्रियम इनकम निकालो, इक्विलिब्रियम ये निकालो, इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालो, इक्विलिब्रियम जब होगा इकोनॉमी में तो क्या होगा। क्वेश्चन इक्विलिब्रियम वर्ड तुम्हें लिख कर देगा। अगर इक्विलिब्रियम वर्ड लिखा आ गया तुम समझ लो कि तुम्हें इक्विलिब्रियम की कोई ना कोई एक अप्रोच लगानी पड़ेगी। अगर इक्विलिब्रियम नहीं लिखा हुआ वर्ड तो अपने आप से नहीं लगा सकते, तुम अपने आप से अज्यूम नहीं करोगे कि इक्विलिब्रियम है। अगर इक्विलिब्रियम वर्ड लिखा आ गया, जो कि लिखा आएगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, ठीक है, वहां पे तुम्हें इक्विलिब्रियम की दोनों में से कोई भी एक अप्रोच लगानी है, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। करना क्या है, स्टेप 1 होना चाहिए कि तुम बोलोगे कि इक्विलिब्रियम की अप्रोच क्या है। लेट्स से अगर एडीएस अप्रोच है मेरी, तुम एडीएस अप्रोच से शुरू कर रहे हो, तो स्टेप 1 क्या होगा, तुम लिखोगे एडी इज इक्वल टू एएस एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेप 2 क्या होगा, तुम एडी की वैल्यू पुट करोगे। एडी क्या होता है, सी प्लस आई के बराबर होता है। और दूसरी साइड जो एएस है, एएस को तुम सी प्लस एस नहीं लिखोगे, एएस को तुम क्या लिखोगे, वाई के बराबर लिख दोगे। ठीक है, अब इसमें तुम क्या करोगे, तुम्हें जो पता है सी है, सी तुम्हारा होता है कंजम्पशन फंक्शन के बराबर होता है, तो इसको ऐसे पुट कर दोगे, प्लस इसमें लगा दोगे आई,
एज इट इज ये वाला आ गया और y को एज इट इज रख दिया, ठीक है। अब मैंने किया क्या, मैंने सबसे पहले इक्विलिब्रियम से शुरू किया, इक्विलिब्रियम से शुरू करके मैंने उसमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दिया। एडी को मैंने सी प्लस आई के बराबर रखा है, एएस मेरा पता है वाई के बराबर होता है, तो मैंने एएस को वाई के बराबर रखा है, सी को मैंने आगे पुट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें वैल्यूज कुछ ना कुछ दे रखी होगी, तुम्हें सी बार बता रखा होगा, तुम्हें बी बता रखा होगा, तुम्हें आई बता रखा होगा और वाई तुम्हें निकालना होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो टेक्निकली कहने का मतलब है तुम इक्विलिब्रियम से शुरू करोगे और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना शुरू करोगे, एडी का कुछ एएस का कुछ डाला। सिमिलरली अगर तुम ऐसा ही अप्रोच को यूज करना चाहो तो ऐसा ही अप्रोच को भी तुम यूज कर सकते हो। तुम एस को जो है सिंपली माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई के बराबर लिख दोगे और इसको आई के बराबर लिख दोगे। टेक्निकली काफी हद तक सेम ही चीज आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है। माइनस तुम्हें सी बार दे रखा होगा, उसको यहाँ पे माइनस लिख के बना दो, एमपीसी एमपीएस दे रखा होगा वो यहाँ पे पुट कर दो, आई दे रखा होगा वो यहाँ पे पुट कर दो। तो तुम्हें टेक्निकली अगर फॉर्मूला आता है, तुम्हें इक्विलिब्रियम से शुरू करना है। जब भी इक्विलिब्रियम वर्ड तुम्हें दे दिया, जो कि अब वेरी हाई चांसेस है कि 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें इक्विलिब्रियम के ऊपर पूछा जाता है, तो तुम्हें इक्विलिब्रियम या तो इससे निकाल के आना है, बस ऐसे ही तुम्हारा क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज इसमें जो आ सकती है, कई बार तुम्हें क्या दिया जाता है, तुम्हें कई बार दे दिया जाता है ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। तुम्हें कई बार क्या दे दिया जाता है, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है कि वो सी बार और आई इन दोनों को जोड़ करके वर्ड लिख के दे देता है ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए बार के बराबर बोलेंगे, प्लस बी वाई को तुम एज इट इज रखोगे और इसको तुम आई वाई के बराबर रखोगे। मतलब ये आई और सी बार, कई बार इन दोनों को जोड़ के तुम्हें बोल दिया जाता है वर्ड ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज मेरे पास यहाँ पे आते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तुम्हें पता होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के 2 फॉर्मूलाज होते हैं, एक तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई और एक इसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, या मैं बोलूं 1/1 एमपीएस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का अगर सवाल आता है, उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि तुम्हें दोनों के दोनों फॉर्मूलाज आने चाहिए और तुम दोनों के दोनों फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करोगे, इक्वेट करोगे और आंसर निकालोगे। वेरी हाई चांसेस है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का सवाल तुम्हें कैसे निकालना होगा। सबसे पहले तुम्हें एमपीसी या एमपीएस दे रखा होगा, तुम्हें उसको यहाँ पे पुट करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलती हूँ कि मेरा एमपीसी है जो है वो फॉर एग्जांपल 0.8 है, या फिर अगर एमपीसी 80% दे रखा होता है, 80% का मतलब होता है कि वो 0.8 है, ठीक है। एमपीसी अगर 0.8 है तो मैं उसको यहाँ पे पुट करूंगी तो मेरा के कितना बन जाएगा, 1/1 माइनस 0.8 यानी कि 1/0.2 यानी कि मेरा बन जाएगा 5। और अब मैं इस के को, इस 5 को यहाँ पे पुट करूंगी कि 5 इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा आई आपको बहुत ज्यादा बार दे रखा होता है, लेट्स से अगर ये 1000 दे रखा है तो मेरा डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1000 5000 हो जाएगा। तो टेक्निकली जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का सवाल आता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के सवाल में आपको क्या करना होता है, दोनों के दोनों फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करना होता है। पहले इसको यूज करके के निकालना होता है, फिर के को यूज करके इसमें पुट करके डेल्टा वाई निकालना होता है। वेरी हाई चांसेस है ऐसा ही सवाल आएगा। अब मैंने तुम्हें बेसिक समझा दिया कि इधर तुम्हें इक्विलिब्रियम से शुरू करना है, इधर तुम्हें दोनों फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करके इक्वेट करके करना है। अब ये मुश्किल कैसे बनेगा, पहली चीज तो तुम्हें समझना है कि ये लगाना है कि ये लगाना है, ठीक है ना। पहली चीज तुम्हें समझना है कि ये लगाना है, ये लगाना है। जब भी वो तुमसे पूछे कि चेंज इन इनकम कितना है तो ये आएगा। जब भी इक्विलिब्रियम शब्द का यूज हो जाए तो तुम्हारा डेफिनेटली ये लगेगा। अगर इक्विलिब्रियम शब्द का यूज नहीं हो रहा तो हाई चांस है कि ये लगेगा, ठीक है। अब मुश्किल कैसे बनेगा, मुश्किल बनाने के लिए क्वेश्चन क्या करेगा, या तो ये दे देगा कि सी बार और आई अकेला अकेला नहीं बताया, ए बता दिया, सीधा ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर बता दिया। तो तुम्हें पता चल होना चाहिए कि सी बार और आई को बोल रहा है वो ए, तुम्हारा बी वाई ऐसे ही और वाई ऐसे ही, ठीक है। दूसरी चीज वो क्या बोलेगा, वो बोल देगा एडिशनल इनकम। वो चेंज की जगह पे क्या बोलता है जी, एडिशनल वर्ड जोड़ देता है। जब भी वर्ड आ जाए एडिशनल उसका मतलब होता है चेंज। जब भी वर्ड आ जाए एडिशनल उसका मतलब होता है चेंज। तो ये जब भी तुम्हें बोल दिया जाए एडिशनल इनकम, एडिशनल कंजम्पशन, एडिशनल सेविंग्स, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, उसका मतलब सी आई एस वाई ये सब नहीं होता, उसका मतलब होता है डेल्टा वाई या डेल्टा आई, डेल्टा सी या डेल्टा एस, उसका ये मतलब होता है। अगर मैं बोलती हूँ कि मैं अपनी इनकम का फॉर एग्जाम्पल 80% कंज्यूम करती हूँ तो उसका क्या मतलब होगा कि मेरा C अपॉन वाई यानी कि मेरा एपीसी, यानी कि मेरा एपीसी कितना है 0.8 80% जो भी मुझे बोला गया वो है। पर अगर मैं बोलती हूँ, अगर मैं अपनी ये बोलती हूँ कि मैं अपनी एडिशनल इनकम का 80% एडिशनली कंज्यूम करती हूँ, समझ रहे हो। अगर मैं बोलती हूँ कि मैं अपनी इनकम का 80% कंज्यूम करती हूँ तो वो एपीसी है। पर अगर मैं बोलती हूँ मैं अपनी एडिशनल इनकम का 80% कंज्यूम करती हूँ तो वो एपीसी नहीं, वो मुझे क्या बताता है, एमपीसी बताता है। तो समझने वाली बात यहाँ पर क्या है, जैसे अक्षर आ गया एडिशनल, मैं वहां पे एपीसी एपीएस नहीं समझूंगी, मैं वहां पे एमपीसी या एमपीएस समझूंगी। मैं वहां पे समझूंगी कि डेल्टा वाई, डेल्टा आई, डेल्टा सी, डेल्टा एस इन चीजों की बात कर रहा है, या वो एमपीसी या वो एमपीएस की बात कर रहा है, ठीक है जी।
अनदर थिंग, इसको मुश्किल बनाने का एक और तरीका क्या है? इसको मुश्किल बनाने का तरीका है कि वो सेम इसमें या इसमें, इसमें या इसमें दो केस जोड़ दे, इसमें या इसमें दो केस जोड़ दे। क्या होगा? या तो बोल देगा फर्म ए, सॉरी फर्म नहीं, या तो ऐसे बोल देगा कि इकोनॉमी ए और इकोनॉमी बी, दो के बारे में तुम्हें बता देगा कि ए का अलग से बताओ, बी का अलग से बताओ, ठीक है। इसका एमपीसी तुम्हें कुछ और दे दिया, इसका एमपीसी तुम्हें कुछ और दे दिया, ठीक है। इसके लिए भी तुम्हें क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें बोल दिया कि इसका एमपीसी है 0.8, इसका एमपीसी है 0.9, दोनों में एडिशनल इन्वेस्टमेंट है 1000 करोड़ की, और तुम्हें निकालना है दोनों में ही डेल्टा वाई। क्या करोगे तुम इसके वाले में पहले निकालोगे के कैसे निकलेगा? 1/0.2 करके 5, ठीक है। फिर तुम इसके वाले में निकालोगे के कैसे आएगा? 1/0.1, ठीक है, 10, ठीक है। फिर तुम इधर डेल्टा वाई अलग से निकालोगे, इधर डेल्टा वाई अलग से निकालोगे। तो तुम्हारा मुश्किल कैसे वो बना सकता है कि दो इकोनॉमीज दे देगा, इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, या फिर इकोनॉमी की जगह पे वो क्या वर्ड तुम्हें दे देगा कि हमारा जो एमपीसी है, इकोनॉमी की जगह पे वो तुम्हें क्या दे देगा? ए और बी की जगह पे वो तुम्हें क्या दे देगा? वो तुम्हें दे देगा बिफोर आफ्टर। वो बोलेगा पहले तुम्हारा एमपीसी 0.8 था, अब तुम्हारा एमपीसी 0.9 है, तुम्हारा डेल्टा आई है फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ का। तुम्हें बताना है चेंज इन कितना एडिशनल इनकम हुआ एमपीसी के बढ़ने की वजह से। मैंने बोला पहले तुम्हारा एमपीसी 0.8 था, अब तुम्हारा एमपीसी 0.9 हो गया। डेल्टा आई तो तुम्हारा 1000 ही है, पर एमपीसी के बढ़ने की वजह से कितना एडिशनल इनकम तुमने कमाया, कितना है तुम्हारा इनकम बढ़ा एमपीसी के बढ़ने की वजह से, ये तुम्हें बताना है, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करेंगे? 0.9 लेकर के आंसर निकाल के आ जाएंगे, या मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करेंगे? 0.8 से अलग आंसर निकालोगे, 0.9 से अलग आंसर निकालोगे, पर तुम्हारा फाइनल आंसर इन दोनों में से कोई भी नहीं होता। फाइनल आंसर कैसे निकलेगा? पहले तुम बिफोर वाला करोगे, कैसे? के निकाला 1/0.2 इक्वल टू 5 करके, फिर 5 इंटू 1000 करके 5000। यहाँ क्या करोगे? 1/0.1 इज इक्वल टू 10 इंटू 1000 करके 10,000। फाइनल आंसर पता है क्या होगा? ये आफ्टर वाला जो डेल्टा वाई आया है और ये जो बिफोर वाला डेल्टा वाई आया है, इन दोनों को आपस में माइनस करोगे। ये मैं बोल देती हूँ y2 है, ये y1 है, तो मैं क्या करूंगी? जो मेरा डेल्टा y2 आया उसमें से माइनस करूंगी जो डेल्टा y1 आया, यानी कि मैं 10,000 में से 5,000 माइनस करके बताऊंगी कि एमपीसी के बढ़ने की वजह से मेरा एडिशनल कितना चेंज आया है इनकम में, 5,000 का। तो हमारे को यहाँ से क्या सीखने को मिला कि हमारे को या तो ये अप्रोच लगेगी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसमें दोनों फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करना होता है। एमपीसी एमपीएस की वैल्यू दे रखी होती है, वो पुट करके पहले के निकालोगे, के में मल्टीप्लाई करते हो डेल्टा आई को जो यूजुअली दे रखा होता है, डेल्टा वाई निकालते हो, ठीक है। इधर मुझे क्या करना है? इक्विलिब्रियम, या तो ऐसा ही अप्रोच ले लूंगी या तो एडीएस अप्रोच ले लूंगी। मुझे इतना बताओ, अगर तुम्हें सेविंग्स फंक्शन याद है, तुम सेविंग्स फंक्शन में सारी वैल्यूज पुट कर दो कि ये एमपीसी है, ये माइनस सी बार है, जिसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन या जिसको डिस सेविंग्स बोलते हैं, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है, सारी वैल्यूज पुट करके आ जाओगे यार। अगर तुमने आंसर फाइनल नहीं भी निकाला, वैल्यूज पुट करने के ही तुम्हें 3 में से 2-2.5 नंबर मिल जाएंगे। ट्रस्ट मी, तुम यहाँ पर जो है स्टेप मार्किंग करवा के नंबर ले सकते हो। बस तुम्हें याद होना चाहिए फॉर्मूला, और फॉर्मूला में किन किन चीजों के क्या क्या नाम है, दैट्स इट। मैं तुम्हें ये भी बता दिया कि मुश्किल करने के लिए वो क्या करेगा। मुश्किल करने के लिए वो तुम्हें सिंपली ये नहीं बोलेगा कि कंजम्पशन इतनी है, इनकम इतनी है, वो बोलेगा एडिशनल इनकम में से इतना कंजम्पशन है, एडिशनल इनकम में से इतना सेविंग्स है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से इतना एडिशनल इनकम हुआ। तो जब भी वर्ड आ गया एडिशनल, तुम्हें ये समझना है कि एपीसी एपीएस की बात नहीं हो रही, बात हो रही है एमपीसी या एमपीएस की। तुम्हें ये समझना है कि वहां पे सी की या वाई की बात नहीं हो रही, वहां पे बात हो रही है डेल्टा वाई की, डेल्टा आई की, चेंज इन इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन कंजम्पशन की। एक और चीज मैंने तुम्हें ये भी बता दी, मुश्किल कैसे करेगा। या तो मुश्किल करने के लिए वो बोल देगा ए फॉर्म बी फॉर्म, ए का अलग से बताओ, बी का अलग से बताओ, या फिर वो तुम्हें बिफोर आफ्टर में फंसा देगा। बिफोर आफ्टर में फंसा के वो क्या करेगा? बिफोर में ऐसा था, आफ्टर में ऐसा है, तुम्हें बिफोर का अलग से निकालना है, आफ्टर का अलग से निकालना है, और इन दोनों का फाइनल जो आंसर तुम्हारा निकला, इसको माइनस करके तुम बताओगे कि चेंज कितना आया बिफोर से आफ्टर में जाने पे। ये तुम करके आओगे, और मैं गारंटी कर रही हूँ तुम्हें इससे बाहर न्यूमेरिकल एडीएएस के चैप्टर्स का नहीं आ सकता। तो हर वो बच्चा जिसने फॉर्मूला याद कर लिया और ये वीडियो सुन के समझ लिया, उसका न्यूमेरिकल फुल आउट ऑफ फुल सॉल्व होगा, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स उसके न्यूमेरिकल में आएंगे, क्योंकि इससे बाहर नहीं आ सकता तुम्हारा न्यूमेरिकल।
इसके बाद अगली चीज मेरे पास आती है नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आई विल सजेस्ट बेटा, अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसको बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लाने, जिसको ये है कि मैं 50-60 मार्क्स आ जाएं, ठीक है, आई विल सजेस्ट तुम अपना बहुत ज्यादा टाइम नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स पे खराब मत करो, क्योंकि बहुत ज्यादा बार नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल नहीं आते। आते हैं तो थोड़े आसान वाले आते हैं, ठीक है, और आते हैं तो और में भी आ जाते हैं, और जो आते हैं न्यूमेरिकल काफी ज्यादा बार तीनों मेथड्स में से नहीं आते, नॉमिनल और रियल जीडीपी के आते हैं। तो अगर तुम्हें सबसे पहले करना है तो नेशनल इनकम में से नॉमिनल और रियल जीडीपी का न्यूमेरिकल उठा लो, वो कर लो। उसमें तुम्हें क्या करना होता है, देखो तुम्हें क्या करना होता है, अगर तुम्हें 2 साल दिए हैं, 2020 दिया है, 2024 दिया है, ठीक है, तुम्हें 2020 की क्वांटिटी दी है फॉर एग्जाम्पल 10, इसकी क्वांटिटी भी है फॉर एग्जाम्पल 10, इसका प्राइस है 10, इसका प्राइस है 20, ठीक है। तुम्हें नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालनी होती है, नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालनी होती है, नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए तुम्हें जो भी नया वाला साल है उसकी क्वांटिटी को, नए वाले साल की क्वांटिटी को उसी नए वाले साल के प्राइस से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो अगर मुझे नॉमिनल जीडीपी निकालनी है 2024 की, मैं 2024 की क्वांटिटी को उसी के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। सिमिलरली अगर मुझे नॉमिनल जीडीपी निकालना है 2020 का, तो भी मैं उसी के प्राइस को उसी की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। लेकिन अगर मुझे निकालना है रियल जीडीपी, अगर मुझे निकालना है रियल जीडीपी बेटा, तो रियल जीडीपी के लिए मैं क्या करूंगी, नए वाले साल की क्वांटिटी को पुराने वाले साल के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरे पास निकल के आएगा रियल जीडीपी 2024 का। मेरे पास क्या निकल के आएगा, रियल जीडीपी 2024 का, तो ये मेरे पास आएगा 100 रुपए। तो मैं यहाँ पे बता सकती हूँ कि मेरी रियल जीडीपी 2024 में और नॉमिनल जीडीपी 2024 में फर्क है, 200 से 100 का फर्क है, 50% का फर्क है। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ कि हमारा जितना भी चेंज आया वो सारे का सारा चेंज किसकी वजह से आया, वो सारे का सारा चेंज इन्फ्लेशन की वजह से आया, क्वांटिटी की वजह से नहीं आया। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें समझनी है कि नेशनल इनकम में बहुत हाई चांसेस है नॉमिनल और रियल जीडीपी का सवाल आएगा। नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलेगी, नए वाले साल की क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई। रियल जीडीपी कैसे निकलेगा, नए वाले साल की क्वांटिटी पुराने वाले साल का प्राइस। अच्छा, इसका मुश्किल क्वेश्चन कैसे आता है, और मैं गारंटी दे रही हूँ 5 में से 1 से 2 सेट में तो डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन बोलेगा तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी। तुम्हें मिलेगा परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी, तुम्हें ये निकालना होता है। तो जब भी तुम्हें निकालना है परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी, तुम क्या करोगे, पहले नए वाले साल का रियल जीडीपी निकालोगे, स्टेप 1, नए वाले साल का रियल जीडीपी निकालोगे, स्टेप 2, पुराने वाले साल का रियल जीडीपी निकालोगे। नए वाले साल का कैसे निकाला, नए वाले साल का क्वांटिटी मल्टीप्लाई पुराने वाले साल का प्राइस, तो 10 इंटू 10, रियल जीडीपी 2024 का कितना आया, 100। अब मैं निकालूंगी रियल जीडीपी पुराने वाले साल का, जिसको बेटा मैं बेस ईयर बोलती हूँ, इसको मैं क्या बोलती हूँ, बेस ईयर, इसको मैं क्या बोलती हूँ, करंट ईयर, ठीक है। अब बेस ईयर का कैसे निकालूंगी, उसी साल की क्वांटिटी उसी साल के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई, तो इसका भी मैं निकालूंगी 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। अब मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए पहले मैंने क्या किया, नए वाले साल का रियल जीडीपी निकाला, उसकी क्वांटिटी पुराना प्राइस, फिर मैंने पुराने वाले साल का रियल जीडीपी निकाला जिसमें सेम क्वांटिटी प्राइस उसी साल का मैंने लिया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं निकाल, मेरा फॉर्मूला होगा परसेंटेज चेंज का, चेंज इन रियल जीडीपी अपॉन ओरिजिनल रियल जीडीपी, या फिर ओरिजिनल की जगह पे आप यहाँ पे लिख सकते हो रियल जीडीपी ऑफ बेस ईयर, रियल जीडीपी ऑफ बेस ईयर। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। चेंज कितना आया, 100 से 100 पे गई मैं, तो मेरा कितने का चेंज आया बेटा जी, 0 का, अपॉन 100 क्यों, मैंने 2020 का रियल जीडीपी लिया 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें क्या समझाना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास क्या क्वेश्चन आएगा, एक तो 2 से 3 सेट में जरूर आता है, रियल जीडीपी कैसे निकालोगे तुम, रियल जीडीपी निकालोगे नए वाले साल की क्वांटिटी को पुराने वाले साल के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके रियल जीडीपी निकालोगे। पुराने साल का रियल जीडीपी निकालना है, उसी का प्राइस उसी का क्वांटिटी मल्टीप्लाई करोगे, और फाइनली तुम्हें आंसर निकालना पड़ेगा परसेंटेज चेंज निकालने के लिए। परसेंटेज चेंज में क्या करोगे, दोनों सालों के रियल जीडीपी को माइनस करके चेंज निकालोगे, फिर बेस ईयर के रियल जीडीपी से उसको डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई 100 करोगे, तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। लिख के ले लो, पेपर में क्वेश्चन आएगा, 1 से 2 सेट में जरूर आएगा, परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी, ठीक है जी। काफी ज्यादा बार हमें देखने को मिला है, रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी करके हमें दिखाना है, ठीक है जी। अगली चीज फिर आता है मेरे पास नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल, ठीक है। नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल में सबसे पहली चीज जो तुम्हें आनी चाहिए, अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ, फॉर्मूला टिप्स पे लर्न होने चाहिए। दूसरी चीज अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल में, बेटा जस्ट
कि इससे पहले तुम तीनों मेथड्स पे जाओ, इनकम, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड, उससे पहले तुम ग्रॉस और नेट का डिफरेंस, मतलब डेप्रिसिएशन, एनआईटी और एनएफआईए, तुम इन तीनों चीजों का जो कैलकुलेशन है सबसे पहले वो सीखोगे। उसके बाद तुम आगे जाओगे तीनों मेथड्स को याद करने पे। सबसे पहले तुम्हें क्या सीखना होगा कि एनआईटी से क्या होता है, एनएफआईए से क्या होता है, और अपना क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन प्लस माइनस करने से क्या होता है, मतलब जो कि तुम्हारा संदीप गर्ग में चैप्टर नंबर 3 है। सबसे पहले तुम्हें वो करना होगा, क्योंकि बेटा जी काफी बार जो क्वेश्चन है वो तीनों मेथड्स पे आया ही नहीं है, आया ही नहीं है। क्वेश्चन ने तुम्हें सिर्फ क्या पूछा हुआ है, डेप्रिसिएशन निकाल के बताओ, एनआईटी निकाल के बताओ, एनएफआईए निकाल के बताओ, या फिर सब्सिडीज निकाल के बताओ। बहुत बार जो क्वेश्चन है चैप्टर 4 में से नहीं, चैप्टर 3 में से पूछा गया है। तो बेटा जी अगर तुम्हें करना है नेशनल इनकम, सबसे पहली चीज तो तुम रियल और नॉमिनल जीडीपी कर लो, क्योंकि इसमें से आता है। दूसरी चीज फिर उसके बाद तुम क्या करोगे, इन तीनों का जो कैलकुलेशन है वो सीखोगे। चैप्टर 3 के जितने न्यूमेरिकल हैं, जितना टाइम है सारे लगा दो, सारे न्यूमेरिकल लगा दो, उसमें से तुम्हारा काफी काम चल जाएगा। और वैसे भी अगर तुम्हारे पास सवाल आया और तुम्हें नहीं आता, तुम एटलीस्ट इसका फॉर्मूला लिख कर आ जाओ, तुम्हें इतना तो याद हो जाएगा कौन से एग्रीगेट से कौन सा एग्रीगेट कैसे निकाला जाता है। एटलीस्ट इसका फॉर्मूला लिख के आ जाओ, आधा नंबर तो इसी का मिल जाएगा। उसके बाद जो तुम्हारे तीनों मेथड है, तुम्हें क्या करना है, तीनों मेथड के जो फॉर्मूलाज है अगर वो याद हो गए, तुम्हें उसमें क्या करना है, सबसे पहले तुम क्वेश्चन को देखोगे। फॉर एग्जांपल ये तुम्हारे सामने बहुत बड़ा सारा क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज तुम्हें ना क्वेश्चन को देख के समझ आ जाएगा कि तुम्हारा क्वेश्चन इनकम मेथड का है या एक्सपेंडिचर मेथड का है या वैल्यू एडेड मेथड का है, क्योंकि जहां पे वर्ड लिखा आगे एक्सपेंडिचर, वहां तो पक्का एक्सपेंडिचर मेथड लगेगा। जहां पे तुम्हें रॉ मटेरियल वगैरह दिख रहा है, आउटपुट वगैरह दिख रहा है, सेल वगैरह दिख रहा है, तो वहां पे वैल्यू एडेड मेथड होगा। और जहां पे तुम्हारा ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, वो इनकम मेथड होगा। सबसे पहली चीज तुम्हें क्या करना है, सबसे पहली चीज तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। उसके बाद तुम्हें वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अपनी आंसर शीट पे लिखना है। तुम्हें क्वेश्चन पे जंप नहीं करना है, तुम्हें बस क्वेश्चन को ऊपर से देखना है, या फिर कई बार क्वेश्चन ने बता रखा होता है कि इस मेथड से करो। तुम्हें समझना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और उसके बाद वो पूरे का पूरा फॉर्मूला डिटेल में अपनी आंसर शीट पे लिखोगे। अगर तुम फ्लो चार्ट बना सकते हो तो फ्लो चार्ट बना दो, तुम्हें जैसे भी आता है तुम पूरे का पूरा फॉर्मूला आंसर शीट पे लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ अगर इनकम मेथड का है तो मैं क्या करूंगी, मैं वहां पे लिखूंगी ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपनसेशन। लेट्स से मैं एक फ्लो चार्ट ही बना देती हूँ, ठीक है, कि बाय इनकम मेथड एनडीपीएफसी इज इक्वल टू, इधर मेरे पास आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मिक्स्ड इनकम। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में मेरा क्या आएगा, वेजेस, सैलरीज आएगा, ठीक है, ये आएगा, मैं वो लिखूंगी। ऑपरेटिंग सरप्लस में मेरा रेंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, रॉयल्टी आएगा, प्रॉफिट आएगा, मैं वो लिखूंगी। और फिर प्रॉफिट में भी मुझे पता है कि जो जो 3 चीजें होती है मैं वो लिख दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला, तुम आइडेंटिफाई करो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और उस फॉर्मूला को तुम अपने आंसर शीट पे लिख दो। तुम्हें जितना आता है अपना पूरा दिमाग लगा दो, और जितना तुम्हें आता है फॉर्मूला उतना सारे का सारा फॉर्मूला अपनी आंसर शीट पे लिख दो। इससे क्या होगा, तुम्हारे चांसेस कि तुमने कोई चीज छोड़ दी, कोई चीज गलत ऐड कर दी, कोई चीज गलत माइनस कर दी, उसके चांसेस बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाएंगे। प्लस वैसे भी फॉर्मूला तो लिखना ही है, उसके नंबर तो मिलेंगे, तो फॉर्मूला लिखोगे तुम खुद से बहुत ज्यादा सॉर्ट हो जाओगे कि मुझे क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। एक बच्चा जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके भी नहीं गया, सिर्फ फॉर्मूला याद करके गया, उसका भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें इतने तो तुम पागल नहीं हो ना, इतना तो तुम्हें पता है ना कि भाई ये चीज है फॉर्मूला में, ये चीज लिखी हुई है, प्लस ही कर देता हूँ ना, काम ही खत्म कर देता हूँ, ठीक है ना। 3 में से 2-2.5 नंबर तो मिल जाएगा। तो तुम्हें सबसे पहले फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है, पूरे का पूरा फॉर्मूला जितना भी आता है सारा वहां पे आंसर शीट पे लिख दोगे। उसके बाद तुम करने जाओगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व। उसके बाद तुम देखोगे कि तुम्हें उसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा जी मेरे पास ऑपरेटिंग सरप्लस है, सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना है कि अगर मेरे पास ऑपरेटिंग सरप्लस है तो मुझे पता है ऑपरेटिंग सरप्लस में मेरे पास आता है रेंट, मेरे पास आता है इंटरेस्ट, मेरे पास आता है रॉयल्टी, और मेरे पास आता है जी प्रॉफिट। और मुझे ये भी पता है बेटा कि प्रॉफिट की आगे 3 सब टाइप्स होती हैं, ठीक है, डिविडेंड्स, ठीक है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स होता है, और मेरे पास क्या होता है, रिजर्व्स। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है ऑपरेटिंग सरप्लस में ये चारों चीजें आती हैं, इन चारों में से जो प्रॉफिट है उसकी आगे 3 सब टाइप होती हैं। अब मैं क्या करूंगी, अगर मुझे सारी चीजें आती हैं, अगर नहीं आती फिर तो बात ही खत्म। अगर मुझे सारी चीजें आती है तो मैं इनको लिख दिया। अब मैंने जब लिख दिया तो मुझे पता है ना कि ये सारी चीजें होंगी, तो मेरी नजर सबसे पहले किसको ढूंढेगी, मेरी नजर सबसे पहले ऑपरेटिंग सरप्लस को ढूंढेगी कि क्या मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है। अगर मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ मिल गया
तो मैं बोलूंगी तुम सब हो जाओ साइड में, तुम्हें तो मैं देखूंगी भी नहीं। आई डोंट केयर तुम जिंदा भी हो या नहीं, मुझे नहीं पता तुम सब हो मेरे क्वेश्चन पेपर में कि नहीं। मैं सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस को प्लस करूंगी, आगे बढ़ जाऊंगी। इनमें से कोई भी चीज अगर दे रखी होगी मैं अपनी आंखें बंद करके इग्नोर करके काट के आगे चली जाऊंगी। ठीक है जी। अगर मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ तो मैं रेंट को ढूंढूंगी, इंटरेस्ट को ढूंढूंगी, रॉयल्टी को ढूंढूंगी, प्रॉफिट को ढूंढूंगी। ठीक है, तो मैं जाके इन चारों को अलग अलग से ऐड करूंगी। अगर मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया हुआ है और रेंट भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, तो मैं इनको ऐड ही नहीं करूंगी, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में ऑलरेडी ये चारों चीजें ऐड हो चुकी हैं। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है मैं इनको ऐड नहीं करूंगी। अगर ये नहीं दिया तो मेरी नजरें ढूंढेंगी रेंट कहाँ, इंटरेस्ट कहाँ, रॉयल्टी कहाँ, प्रॉफिट कहाँ। सेम चीज यहाँ पे, अगर प्रॉफिट दिया है तो मैं इन तीनों को अलग से ऐड नहीं करूंगी, चाहे क्वेश्चन में दे रखा है तो भी। अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा तो मेरी नजरें इन तीनों को ढूंढ ढूंढ के अलग अलग से पकड़ पकड़ के ऐड करेंगी, और वेरी हाई चांसेस है बेटा इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, सैंपल पेपर में जो साल आया है वो मुश्किल था, बट इतना नहीं आता कि क्वेश्चन इतना डेप्थ में चला जाए कि तुम्हें ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया, प्रॉफिट नहीं दिया, ये सब दे रखा हो, हाई चांसेस है क्वेश्चन नहीं आता। पर फिर भी तुम्हें तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, इनको ढूंढोगे अगर प्रॉफिट नहीं दिया और इनको ऐड करोगे। ठीक है, अब मेरी नजरें रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट को ढूंढ रही थी, मैंने देखा इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं हुआ, तो मैं वहां पे वेट नहीं करूंगी, अरे इंटरेस्ट कहाँ गया मैम, एक डाउट है मैम यहाँ इंटरेस्ट नहीं दिया हो। नहीं, ये नहीं करना। इंटरेस्ट नहीं दिया और नहीं दिया और कोई बात नहीं, छोड़ो, गोली मारो, इसको जीरो अज्यूम कर लो और आगे बढ़ जाओ। तो आपको क्या है कि रेंट अगर 200 दिया है, 200 प्लस इंटरेस्ट जीरो है, रॉयल्टी जितनी भी दी हुई है वो है, प्रॉफिट जितना भी दिया हुआ है वो है, और आगे चलो। जो नहीं दिया हुआ उसके गम में नहीं बैठना, जो दिया हुआ है उसको प्लस करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, सबसे पहली चीज फॉर्मूला आना चाहिए। सबसे पहली चीज आइडेंटिफाई करोगे कौन से फॉर्मूला से तुम्हें वो काम करना है, सॉल्व करना है। उस फॉर्मूला को अपनी आंसर शीट पे डिटेल में लिखोगे जितना तुम्हें आता है। अच्छा, मैं तुम्हें ये गारंटी इसमें भी दे सकती हूँ बेटा जी कि मैंने तुम्हें जो पीडीएफ दिया है उससे बाहर फॉर्मूला आएगा ही नहीं। तुम बोलो कि अरे ये क्या हो गया भाई, ये कहाँ से आ गया, मुझे तो पता ही नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं होगा। चाहे तुम्हारा इस साल का जो सैंपल पेपर का क्वेश्चन है बहुत डेप्थ में आया हुआ है, पर वो मेरे फॉर्मूला शीट में है, मैंने जो फॉर्मूला उसमें लिख के दे दिया उससे बाहर नहीं आ सकता। ठीक है जी। अब तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए अपने आप से कि जैसे जो डिप्रिसिएशन है वो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। उसके भी मैंने सारे नाम जितने भी मुझसे हो सके मैंने लिख के तुम्हें दिए हैं फॉर्मूला शीट में। हाई चांसेस है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है तुमने फॉर्मूला शीट को याद कर लिया, अगर तो तुम्हें पता है कि प्रॉफिट में ये सब होता है, अगर वो मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। ठीक है ना। और फिर तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो तुम्हारा मेथड है इससे क्या निकलेगा, एनडीपीएफसी निकलेगा। तो तुमने क्या करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस वगैरह ये सब कुछ करके एनडीपीएफसी निकालना है, यहाँ काम नहीं छोड़ना। उसके बाद एनडीपीएफसी से तुम्हें जहां भी पहुंचना है, चाहे नेशनल इनकम पे पहुंचना है, चाहे कहीं और पहुंचना है, फिर तुम वो सॉल्व करोगे, फिर तुम वो फाइंड आउट करके आने की कोशिश वहां पे करने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला लिखो, उसकी एक एक चीज को ढूंढो। ढूंढा, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस मिला इन सबको छोड़ दो, ये नहीं मिला तो ये सारे देखो, अगर ये प्रॉफिट नहीं मिला तो इनको देखो, अगर प्रॉफिट भी दिया है, डिविडेंड भी दिया है तो डिविडेंड को मत ऐड करो। ठीक है जी। उसके बाद अगर इनमें से कोई चीज नहीं दे रखी तो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है। अच्छा, अटेम्प्ट कैसे करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है बेटा, उसके लिए मैंने आंसर राइटिंग की वीडियो में बहुत डिटेल में बताया कि तुम अगर न्यूमेरिकल को अच्छे से लिख कर आ रहे हो ना, तुम्हारे डेफिनेटली थोड़ा सा गलत भी कुछ कर दिया होगा तो भी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। आंसर राइटिंग की वीडियो जरूर देख लेना, बहुत डिटेल में मैंने बताया कि इनको न्यूमेरिकल्स को आंसर राइट कैसे करना है। मैं ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूंगी। ठीक है जी। तो अगर लास्ट में तुम यहाँ तक सारा पहुंच गए तो तुम्हें लास्ट में जो है अपना फाइनल आंसर अगेन बता के आना है कि यहाँ से यहाँ तक कैसे जाना है, कोई डेप्रिसिएशन, एनएफआईए, एनआईटी जो भी चीज है डिटेल में उसको यहाँ पे फिर तुम्हें उसके बाद बता के आना है। ठीक है। वेरी हाई चांसेस है जो न्यूमेरिकल है उसके और में कुछ ना कुछ आ जाता है। ठीक है, या फिर न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आता है, या फिर रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी का आता है, या डेप्रिसिएशन वगैरह निकालने का आ जाता है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। एंड जो मैंने पीडीएफ दिया उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट बजट के, गवर्नमेंट बजट का तो बेटा बहुत ही आसान न्यूमेरिकल आता है, अगर आता भी है तो गवर्नमेंट बजट के न्यूमेरिकल के साथ तुम्हें टैक्स वगैरह का क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट का क्वेश्चन आ जाता है। अगर आता भी है तो तुम्हें क्या ही करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तुम्हें दे रखा होगा, उसमें से रेवेन्यू रिसीट को माइनस करोगे तो तुम्हारा जो है रेवेन्यू डेफिसिट निकल जाएगा। अगर तुम्हें फिस्कल डेफिसिट निकालना है तो तुम रेवेन्यू डेफिसिट निकाल सकते हो, कैपिटल डेफिसिट निकाल सकते हो। बस एक चीज इसमें ध्यान रखनी है गवर्नमेंट बजट के चैप्टर में कि जब भी तुम फिस्कल डेफिसिट निकाल रहे हो वहां पे तुम्हें बोरोइंग्स को जो है वहां पे इंक्लूड नहीं करना, बोरोइंग्स को तुम अपनी रिसीट में इंक्लूड नहीं करोगे, तुम्हारी कैपिटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स को तुम्हें इंक्लूड करना है, बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है।
या फिर उसके लिए नाम लिखा जाता है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट के लिए अगेन मैंने फॉर्मूला तुम्हें बताया हुआ है, 2 4 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उससे ज्यादा तुम्हें और कुछ गवर्नमेंट बजट में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हारा उससे काम बन जाएगा। मेन जो हमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो होती है एडीएस वाले चैप्टर की, वो मैंने तुम्हें समझा दिया है, क्योंकि उसमें 2 से 3 न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन के जो फॉर्मुलाज है वो देखने को, फॉर्मुला वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप तुम्हें पूरी की पूरी वीडियो समझ आई हो। मैं बहुत जल्दी न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पीवाईक्यूज का वीडियो लाने वाली हूँ। उससे पहले प्लीज सारे फॉर्मुलाज को याद कर लो और इस वीडियो को पूरा अच्छे से सुन के अच्छे से समझ लो कि तुम्हें कैसे आंसर को सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप पूरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।